युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 146। बजाज मेंशन रात 11:42। काव्या दिन भर अपसेट होने की वजह से आज जल्दी सो गई। कल से वह बार बार वही सब कुछ सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हो चुका था, बल्कि वह थक गई थी और बहुत जल्द वह सो गई। इधर कमरे में युग ने मन्नत को सुला दिया था, बल्कि वह तो कब की सो गई थी। युग उठा, अपने कमरे से बाहर निकला और दबे पांव अपनी बहन के कमरे में गया। उसके पास में मेंशन के हर एक कमरे का डुप्लीकेट की था, तो उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ। अपनी बहन के कमरे में गया। पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, पर साइड में एक टेबल लैंप जल रहा था। युग अपनी बहन के नज़र चारों तरफ फेरने लगा। उसका मोबाइल ढूंढ रहा था, पर उसे दिखा नहीं। तो उसने अपनी मोबाइल से अपनी बहन को एक टेक्स्ट मैसेज किया और टेक्स्ट मैसेज करने से मोबाइल दूसरे टेबल के कॉर्नर की तरफ था और मैसेज जाने से मोबाइल में लाइट आया, जिससे नज़र उसी तरफ गया और तुरंत जाकर मोबाइल हाथ में उठा लिया और जल्दी से उसके कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियाँ से उतरते हुए नीचे आया। वैसे ये सब करना उसे पसंद तो नहीं था, पर प्रॉब्लम हुआ है, उसे जल्द से जल्द सॉल्व करना ही पड़ेगा, वरना आगे चलकर सबके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। युग ने राहुल को बहुत पहले ही कॉल कर दिया था, जिसकी वजह से राहुल और दिनेश दोनों आगे गेट के पास गाड़ी में बैठे थे। युग तेजी से चलते हुए कार के पास आया और अपनी उंगली से खिड़की पर नॉक किया। उसको आते हुए राहुल ने दूर से ही देख लिया था और उसने कार का शीशा नीचे किया। युग थोड़ा झुका और अपना हाथ कार के अंदर डालकर राहुल को मोबाइल देते हुए कहा, राहुल ये लो मोबाइल, पर हाँ, मेरी बहन को इन सब में तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। ये सुनकर राहुल मुस्कुरा दिया और कहा, वह तुम्हारी बहन है तो मेरी वाइफ भी है। जितना तुम्हें तकलीफ़ होता है उससे कहीं गुना मुझे। राहुल की बातें सुन युग ने अपना आईब्रो ऊपर चढ़ा लिया और देखने लगा। राहुल ने तुरंत काव्या का मोबाइल हाथ में लिया। पहले तो पासवर्ड डालकर खोला, क्योंकि उसे पासवर्ड पहले से पता था। अगर नहीं भी पता होता तो दिनेश उसे खोल ही देता, क्योंकि वह सब काम में मास्टर था। और राहुल ने तुरंत मोबाइल दिनेश के हाथ में दिया। वह पहले से ही लैपटॉप ऑन करके रखा था और उसका मोबाइल लेकर कुछ तो करने लगा। उसके ऐसे करने से काव्या का मोबाइल का सारा डाटा उस लैपटॉप में चला गया और वह बहुत कुछ कर रहा था। राहुल और युग भी लैपटॉप में ही देख रहे थे। दिनेश और राहुल कार के अंदर बैठे थे, तो वहीं युग कार के पास खड़ा था, पर वह झुककर उन दोनों को देख रहा था। करीब 15 मिनट में दिनेश ने न जाने क्या कुछ किया। उसके बाद उसने मोबाइल का काम हो गया। दिनेश ने राहुल के हाथ में मोबाइल दे दिया, तो राहुल ने तुरंत युग के हाथ में दिया और दिनेश दोनों की तरफ देख बोला, बाकी का काम मैं कल कर दूंगा, अभी इसमें सारा इन्फॉर्मेशन इस लैपटॉप में स्टोर कर लिया हूँ। अब रात भी बहुत हो गया था। राहुल युग की तरफ देखा, उसे गुड नाइट कहा और काव्या के बारे में पूछा। युग ने उसे बताया कि वह बिल्कुल ठीक है। 2 मिनट और उन दोनों ने बातें किया। उसके बाद राहुल वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद युग भी सीधे अंदर आया। सबसे पहले जाकर उसने काव्या का मोबाइल उसके कमरे में रखा। उसके बाद अपने कमरे में आया। इधर राहुल ने दिनेश को उसके घर छोड़ा और अपने घर आ गया। दिनेश ने अभी से काम करने पर लग गया था और वह उसके मोबाइल का सारा डिटेल्स चेक करने लगा। दिनेश उसके मोबाइल का 1 साल पहले का वह सब कुछ चेक कर रहा था, पर घर, फ्रेंड्स के अलावा किसी और से बात किया हुआ कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि शॉपिंग वगैरह यही ज़्यादा वह बातें की है और जो अननोन नंबर से कॉल है उसे उस पर प्रूफ नहीं मिला, क्योंकि उसने उनसे बातें ही नहीं की है।
अगली सुबह मेहरा हाउस। राहुल बहुत जल्दी उठा और ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचते ही कुछ ही देर बाद दिनेश उससे मिलने आया और उसने उसे जो रिपोर्ट रात को बनाया था वह सब कुछ दिखाया। उसने राहुल को बताया कि उसकी वाइफ का बाहर किसी के साथ कोई बातें करने का कनेक्शन नहीं है, पूरा रिपोर्ट क्लियर है। अब उसे मोनिका का मोबाइल चेक करना था। राहुल को यह काम बहुत जल्दी करना था। जैसे कि कल युग ने काव्या का मोबाइल जल्दी से ला कर दिया तो एक का तो मोबाइल चेकिंग हो गया, उसी तरह उसे अब मोनिका का मोबाइल लेकर जल्दी से चेक करवाना था। दिनेश के मुंह से इतना सुन राहुल को बहुत राहत मिला, क्योंकि वह बहुत परेशान था और अभी भी वह परेशानी अपनी बहन को लेकर था। जिस तरह काव्या का डाटा सब क्लियर आया, वह चाहता था उसी तरह उसकी बहन का भी क्लियर आए। उसे ऐसा लग रहा था हो सकता है ये काम किसी और ने किया हो और इन दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया है। यही सोचने लगा। एक बार वह अपने कंफर्म के लिए मोनिका का मोबाइल चेक करना ज़रूरी समझा और इसी उम्मीद में था कि जिस तरह काव्या का क्लियर आया उसी तरह मोनिका का आएगा और जो इन दोनों के बीच में गलतफहमी हुआ है वह दोनों को बिठाकर क्लियर कर देगा। उसे उम्मीद था कि यह दोनों सही हैं और कोई और है जो यह सब कर रहा है, तो राहुल उसे ढूंढ निकालेगा, चाहे जो कोई हो। उधर मेहता बंगलो। आज दूसरा दिन था। नैना ने अपने शरीर पर मेकअप के नाम पर कुछ भी नहीं की थी। तभी भी सादगी में वह बहुत ही सुंदर दिख रही थी, पर जो उसके शरीर पर निशान बने थे वह उभर के दिख रहे थे, जैसे उसके होठ जो कट थे या गर्दन पर जो निशान बने थे वह साफ साफ दिखाई दे रहा था। बाकी दिन नैना साड़ी पहनती थी और अच्छे से तैयार होती थी। रेहान को उसे इस तरह से देखने की आदत पड़ चुका था, पर इस गाउन में इतना उदास उसका चेहरा उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रेहान सोचा कि वह खुद नैना को कहे कि ज़्यादा ना सही पर थोड़ा सा ही मेकअप कर ले, क्योंकि उसे उसकी ऐसी हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रेहान अपने शांत आवाज़ में बड़े प्यार से नैना से कहा, नैना तुम पर साड़ी तो बहुत जचता है और साथ ही साथ में मेकअप भी, पर तुम दोनों में से तुम जो मेरी वजह से खामोश हुई हो। वह बोल ही रहा था कि नैना की नज़र उठाकर उसे देखने लगी। रेहान को आगे हिम्मत नहीं हुआ कि वह उससे कुछ कह सके, बल्कि उसे जो कहना था वह अंदर ही अपनी बात दबाकर रख लिया, क्योंकि नैना दर्द में थी और वह थोड़ी ना मेकअप लगा के बैठेगी। शाम का वक्त। राहुल का ऑफिस। राहुल ने दिन भर में बहुत कुछ सोचा और उसे आइडिया आ गया और शाम होते ही अपनी बहन को कॉल लगाया। इधर मोनिका अपने भाई का कॉल आता देख उसने कॉल रिसीव की। राहुल ने बड़े प्यार से कहा कि वह उसके ऑफिस आए ताकि आज दोनों भाई बहन डिनर करने बाहर जाएंगे। यह सुन तो मोनिका भी खुश हो गई कि उसका भाई बगैर उसे सवाल जवाब किए उसे तो डिनर पर लेकर जा रहा है, बल्कि उसे अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया। मोनिका इस बात से खुश थी कि उसका भाई अपनी वाइफ का साइड लेने की बजाय अपनी बहन का लिया, जिसकी वजह से उसे और भी घमंड आ रहा था। उसके भाई के होते हुए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच में वह अपनी बहन से इतना प्यार करता है, ये सब सोच उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह जल्दी जल्दी तैयार हुई और राहुल के ऑफिस पहुंच गई। उसके पहुंचते ही राहुल भी कैबिन से बाहर निकला और दोनों कार में जाकर बैठ गए और एक अच्छी से रेस्टोरेंट में पहुंचे। मोनिका अपने भाई से सवाल करते हुए बोली, क्या बात है भाई, बहुत दिनों के बाद आप मुझे डिनर करने के लिए कह रहे हैं। ये सुन राहुल बोला, मैं तो हमेशा ही तैयार हूँ, पर तुम्हारे पास ही टाइम नहीं रहता है। तुम तो अपनी फ्रेंड सर्कल के साथ बिजी रहती हो।
दोनों कार में से बाहर उतरे तो राहुल के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल था और वह अपनी बहन से बातें करते हुए कहा, आज का दिन बहुत ही अच्छा है। दोनों चलते हुए रेस्टोरेंट के अंदर गए। राहुल ने पहले ही टेबल बुक कर लिया था तो दोनों उसी टेबल पे जाकर बैठे कि तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर आया और आते ही सबसे पहले उन्हें मेनू दिखाया और उनका ऑर्डर लिया। और जाने से पहले उसने कहा कि आप लोगों को मोबाइल सबमिट करना होगा क्योंकि इस रेस्टोरेंट का रूल है। रेस्टोरेंट मैनेजर का इतना कहना कि मोनिका का मुंह बन गया। वह ना करने लगी पर राहुल अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालते हुए मैनेजर की तरफ बढ़ाया। पर मोनिका तो अपना मोबाइल साइड में रख रही थी और आर्ग्यूमेंट करते हुए बोली, भाई ये कैसा रेस्टोरेंट है? मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखी कि गेस्ट से मोबाइल साइड में रखवा देते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अपनी बहन को इस तरह आर्ग्यूमेंट करता देख राहुल पहले तो मुस्कुरा दिया, फिर बोला, क्या होगा अगर आधे घंटे के लिए तुम मोबाइल साइड में रख दोगी? जितने भी गेस्ट यहाँ का डिनर करने आए हुए हैं वह सब तो अपने मोबाइल साइड में ही रखे हैं और तुम्हारे मोबाइल में पासवर्ड है ना, तो फिर दिक्कत क्या है? मोनिका अपनी टोनिंग चेंज करते हुए बोली, नहीं भाई, मेरा कहने का मतलब यह है कि इतने सारे लोग आए हुए, अगर मोबाइल एक्सचेंज हो गया तो, कोई मेरा न्यू ब्रांडेड फ़ोन लेकर चला गया तो, इन लोगों से अगर गलती हो गया तो। वह अपनी प्रॉब्लम बता रही थी कि उतने में रेस्टोरेंट के मैनेजर बोला, डोंट वरी मैम, ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता। हम आपका मोबाइल लॉकर में रखेंगे और आपको टोकन भी देंगे। मैनेजर अपनी रेस्टोरेंट के सर्विस बता ही रहा था कि राहुल बोला, मोनिका, अगर किसी का मोबाइल एक्सचेंज होगा, तुम्हें लगता है लोग इन्हें जीने नहीं देंगे? और इस रेस्टोरेंट का रेटिंग 4.3 है। लोग बेवकूफ़ थोड़ी ना है जो इतनी अच्छी रेटिंग देंगे। और ये सिस्टम बहुत अच्छा है, मोबाइल साइड में रख के खाना खाना। चलो अब दे दो। अपने भाई के इतना कहने पर आखिरकार मोनिका मोबाइल बेमन से देना पड़ा और मैनेजर उन दोनों का मोबाइल लेकर अंदर चला गया। कुछ देर बाद उनका खाना टेबल पर आ गया। मैनेजर अंदर जाते ही मोबाइल दिनेश के हाथ में दे दिया और उसने अपना लैपटॉप पहले से ही ऑन करके रखा था। उसका मोबाइल ले तुरंत अपना काम करने लगा। अब तो दिनेश के पास करीब 1 घंटे भर के ऊपर टाइम था। वह उसका मोबाइल लेकर आराम से अपने काम करने लगा, बल्कि आराम से कर रहा था क्योंकि टाइम ही टाइम था। 1 घंटा 20 मिनट के बाद उन दोनों का खाना खाना हो गया और मोबाइल पास न होने की वजह से मोनिका को बेचैनी सी महसूस होने लगा। पर राहुल उसे बहुत सारी बातें कर रहा था। वह ज़्यादातर तो काम के बारे में ही बातें कर रहा था, जैसे कि वह बीच में बहुत ज़्यादा काम सीखने का जोश चढ़ा था, पर कुछ दिन करने के बाद वह बीच में ठंडी हो जाती है। राहुल उसी के बारे में बहुत कुछ उसे बता रहा था। कुछ देर बाद दिनेश बाहर निकला और दूर खड़ा होकर अपना थंब दिखाया। उसका इशारा पाते ही राहुल मोनिका से बोला, चलो अब बहुत टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए। मोनिका तो तुरंत खड़ी हो गई और बोली, हाँ भाई चलो, जल्दी बहुत देर हो रहा है। राहुल ने रेस्टोरेंट का पेमेंट किया और साथ ही साथ में दोनों का मोबाइल ले लिया। मोनिका के हाथ में जैसे मोबाइल मिला कि वह ऑन करके अपना मोबाइल देखने लगी। उसे सब कुछ ओके दिखाई दिया। तब जाकर उसे राहत मिला और वह दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले। कार में बैठकर घर के लिए रवाना हो गए। दिनेश भी उस रेस्टोरेंट से निकल चुका, अपने घर आया और आज वह 8 बजे से ही काम पर लग गया। वह बहुत कुछ सर्च करने लगा।
और पहली बात तो उसके मोबाइल में 2 सिम मिले। एक जो सिम था वह पूरे फैमिली फ्रेंड्स वह बातें किया करती थी, पर जो दूसरा सिम था वह घर से किसी से भी कभी बात नहीं की। मतलब यह उसका पर्सनल और सीक्रेट नंबर था, जिससे सीधा सीधा पता चल रहा था कि यह नंबर उसने घर वालों से छुपा के रखे हैं। उस सिम से कुछ दिन पहले यानी 3-4 दिन पहले ही किसी अननोन नंबर से उसने बात की थी, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि अननोन नंबर अभी अभी 2-4 बार ही बात की है। तो वह बहुत डिटेल्स में जाकर सब कुछ चेकिंग कर रहा था, बल्कि सारा एड्रेस सब कुछ उसने निकाल लिया। और दूसरी बात, बहुत देर तक चेकिंग करने के बाद उसे ये भी पता चला कि काफ़ी समय पहले इस नंबर के व्हाट्सएप उसने इंटरनेशनल कॉल भी किए हैं, और जिसे उसने बात की है उसकी इन्फॉर्मेशन जब उसने निकाला तो यह कोई और नहीं बल्कि युवराज शर्मा था। दिनेश जितना इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था, जिसके नाम का वह हाईलाइट कर रहा था, वह एक जगह पर सब कुछ नोट कर रहा था। कब और कितने तारीख को उसने कितने देर किससे बात की है, उसे परसों के भी उसने डिटेल्स निकालने लगा। आज दिनेश अपने काम में इतना मगन हो गया था कि मानो बहुत कुछ उसके हाथ लग चुका है, और उसे राहुल को बताने के लिए भी बहुत कुछ था। सारा का सारा प्रॉब्लम इसी ने किया है, जो देख दिनेश को मुजरिम यही मिल गया। रात 12:15 पर दिनेश सब कुछ क्लियरली डिटेल्स निकाल लिया, पर वह इतनी रात को राहुल को कॉल करके कुछ बता नहीं सकता। वह नहीं चाहता था कि उसकी रात खराब करे, इसलिए वह कल उसके ऑफिस मिलकर ही उसे बताने का डिसीजन लिया। अगली सुबह मेहता बंगलो। नैना 2 दिन से लगातार बेड पर सो रही थी या बालकनी में बैठ रही थी। आज वह सुबह जल्दी उसकी आंखें खुल गया। 2 दिन से सो सोकर अब उसे नींद नहीं आ रहा, और वह उठी तो पहले अपने बगल में देखी जो रेहान एकदम उसके करीब भी सोया था। नैना उसे गौर से देखने लगी, बल्कि उसके होंठ, नाक, आँख सब कुछ ध्यान से देख रही थी, और उसके ज़हन में 2 दिन पहले वाली रात का सीन याद आने लगा। रेहान जैसे अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसाकर उसके ऊपर अपना पूरा भार डालकर सब कुछ कर रहा था। यहाँ तक कि उसके गर्दन, उसके होंठ एकदम भूखे जानवर की तरह खा रहा था। नैना की नज़र जैसे उसके होंठ पर गया, जो देख नैना को सब कुछ याद आने लगा, क्योंकि इन्हीं होंठों से रेहान ने उसके शरीर पर जहाँ तहाँ चूमा था। बहुत देर से नैना उसे ही देख रही थी। नैना उसके हाथ को देखी, उसके बाद उसके पूरे शरीर को बहुत ही ध्यान से देख रही थी, क्योंकि यही शरीर उस पर हावी हुआ था। नैना जल्दी से बेड से उठी और वॉशरूम में चली गई, क्योंकि आज तीसरा दिन था। वह नीचे नहीं गई थी। वॉशरूम में आते ही वह शावर के नीचे खड़ी हो गई और बहुत देर तक वह नहाती रही। अब उसके जख्म भर गए थे, पर उसके ब्रेस्ट पर अभी भी रेहान के दांत के निशान बने थे, क्योंकि वहाँ पर उसने बहुत ज़ोर से काटा था। और नैना उसे छूकर देख रही थी, क्योंकि 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे, और उसके निप्पल पर भी उसने दांत के निशान लगे हुए थे। नैना नहाने के बाद अपने बालों को टॉवेल से लपेट ली। उसके बाद बाथरोब पहन कर वॉशरूम से बाहर निकली। उसकी नज़र बेड पर सो रहे रेहान पर गया, जो एकदम बच्चे की तरह गहरी नींद में अभी भी सोया ही था। तो नैना वार्डरोब में चली गई और वह अपने पहनने के लिए साड़ी देखने लगी। स्काई ब्लू कलर की साड़ी, प्लेन कलर की सिल्केट की, और सबसे पहले अपनी ब्रा और पैंटी कवर्ड में से निकाली, और बाथरोब खोलकर वह अपने शरीर से निकाल के साइड में रख दी।
और पहले वह ब्रा और पैंटी पहनी, उसके बाद वह शेप वियर पहन रही थी। इधर बेड पर सोया हुआ रेहान अब उठने लगा और जैसे उसकी आंखें खुला कि अपने पास देखा तो उसे नैना नहीं दिखी। वह हड़बड़ा कर उठकर बैठ गया और अपनी नज़र चारों तरफ घुमाया तो भी उसे नैना दिखाई नहीं दे रही। तो वह तुरंत बेड पर से उठा और वॉशरूम में गया। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला ही था और रेहान जाकर देखा तो अंदर का माहौल देखकर ही समझ गया कि नैना नहा ली है। वह सीधे वार्डरोब में गया तो देखा नैना शेफ वियर का जीप लगाकर ब्लाउज पहन रही थी। रेहान के कदम वहीं रुक गया और वह तुरंत पीछे पीछे कदम भरने लगा। बिना आवाज़ दिए ही जल्दी से आकर बैठ गया। थोड़ी देर में नैना तैयार होकर बाहर आई। रेहान को बेड पर बैठा हुआ देख सवाल पूछी, क्या आज आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? जो सुन रेहान तुरंत मना कर दिया। वहीं नैना ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ गई। रेहान ने जैसे उसे साड़ी में देखा तो मानो देखता ही रह गया। सच में वह साड़ी में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। ऊपर से वह मेकअप करने लगी तो रेहान वहीं उसके पास आकर पीछे खड़ा हुआ और हेयर ड्रायर हाथ में लेकर उसके बाल सुखाने लगा। नैना भी शॉक्ड होकर उसे देख रही थी। उसे यकीन नहीं कि रेहान ऐसा करेगा। ऐसे 2 दिन से वह बहुत ही केयर कर रहा था, पर अब तो बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था। नैना ने उसे मना नहीं की, बाल सुखा दिया। तो वहीं नैना सबसे पहले लिपस्टिक लगाई, जिससे उसके होठों के जख्म दिखाई नहीं दे रहे और जो गर्दन पर 1-2 जगह हल्का बाइट दिखाई दे रहा था, वहाँ पर उसने मेकअप कर ली। बाकी ब्रेस्ट वाला तो एरिया बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, जो ब्लाउज से ढक गया था। नैना बाहर जाने लगी। रेहान से बोली कि वह नीचे जा रही है और रेहान ने भी उसे रोका नहीं, बल्कि जाने दिया, क्योंकि नैना अब काफ़ी फ्रेश दिखाई दे रही थी। ऊपर से वह नीचे जाएगी तो उसके डैड और बाकी लोगों से बात करके उसका मूड फ्रेश हो जाएगा। रेहान भी जल्दी से वॉशरूम में गया और फ्रेश होकर बाहर आया और जल्दी तैयार हुआ नीचे गया। नैना नीचे आई तब नारायण जी ने उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगे, जो नैना बात बनाते हुए कुछ और ही रीज़न बताई कि होली के वजह से उसकी तबीयत खराब हुआ था। अब वो बिल्कुल ठीक है। नैना ने नीचे झूठ बोलकर सब कुछ संभाल लिए। थोड़ी देर के बाद रेहान भी नीचे आया और नैना और अपने डैड के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर नैना ने आज कुछ भी काम नहीं की। अगर वह करती भी तो उसे नारायण जी करने नहीं देते और वह जानबूझकर काम नहीं की, क्योंकि उसका अभी मूड ठीक नहीं था। सभी लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। उधर दिनेश ने राहुल को आज सुबह सुबह कॉल किया और कहा कि वह अपने घर से निकल रहा है। राहुल भी जल्दी से ऑफिस आ जाए। जो सुन राहुल को थोड़ा अजीब लगा और पूछा, क्या बात है, आज तुम मुझसे पहले ऑफिस पहुंच रहे हो? क्या कोई बात है? दिनेश बोला, पहले ऑफिस जाओ, वहीं मिलकर बातें करते हैं। जो सुन राहुल भी हाँ भर दिया और जल्दी से तैयार होने लगा। थोड़ी देर में वह तैयार हो गया और वह भी ऑफिस के लिए निकल पड़ा। दिनेश के कॉल आने पर राहुल जल्दी जल्दी फ्रेश हुआ और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। वह बहुत तेज़ी से अपनी कार चला रहा था और रास्ते भर यही सोच रहा था कि दिनेश ने उसे इतना जल्दी क्यों बुलाया। क्या मोनिका? शक होने लगा। पर जो भी हो, वह जल्दी ऑफिस पहुंचना चाहता था और पहुंचते ही अपने कैबिन के पास पहुंचा कि देखा दिनेश उसका वेट कर रहा है। राहुल उसे सॉरी कहा और अपने साथ उसे कैबिन के अंदर लेकर चला गया। सबसे पहले तो उसने दोनों के लिए कॉफ़ी का ऑर्डर किया। उसके बाद दोनों सोफे पर बैठ गए।
राहुल के चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था कि वह बहुत तेजी से कार चलाकर आया है। तो दिनेश उसे पहले कहा कि वह थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए। जो सुन राहुल मुस्कुरा दिया और कहा कि वह बिल्कुल ठीक है। कुछ देर में दोनों की कॉफ़ी आ गया। पहले उन्होंने कॉफ़ी पिया, उसके बाद दिनेश अपना लैपटॉप लेकर आया था और ठीक तरह से बैठते हुए सबसे पहले उसने अपना लैपटॉप ऑन किया। क्या बात है? राहुल शक करते हुए पूछा। जो सुन दिनेश उसके तरफ देखा और कहा, मुजरिम तुम्हारी बहन है। उसका इतना कहना कि राहुल के सीने में धक धक करने लगा। उसे एक अजीब सा अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। 1 मिनट के लिए उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहा था कि क्यों, क्या, कैसे। वह पूछना ही भूल गया। उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। वह एकटक दिनेश को देख रहा था, मानो कुछ बोलना चाह रहा हो, पर उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। दिनेश आगे समझाते हुए कहा, तुम्हारी बहन के मोबाइल में 2 सिम है। एक सिम जो उसका पर्सनल है, जिस पर तुम या तुम्हारी फैमिली फ्रेंड्स सबसे वह बातें करती है, पर उसके मोबाइल में एक और भी सीक्रेट नंबर है और वह सिम से वह बहुत कम लोगों से बातें की है। और जो तुम ड्रग्स वाली बातें कर रहे थे, उसकी वह कम्युनिकेशन लिस्ट मैंने निकाल लिया है। इन 8 दिनों में उसने 12 लोगों से बातें की है, बल्कि ये ड्रग्स उसने ही मंगवाया है। इसका सारा डिटेल्स मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। और दूसरी बात, वह कुछ महीने पहले इंटरनेशनल कॉल भी उससे बातें की है, बल्कि इंडिया से ब्राज़ील। उस कॉन्टैक्ट नंबर का डिटेल्स निकाला तो पता चला कोई युवराज शर्मा था। युवराज शर्मा का नाम सुन राहुल को बहुत कुछ याद आ गया और वह इतना परेशान हो गया कि अब हकलाते हुए कहने लगा, दिनेश, क्या यह सब सच बात है? दिनेश ने तुरंत कहा, तुम्हें झूठ क्यों कहूँगा? इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? मैं तो वही बता रहा हूँ जो मैंने पता लगाया, तब जाकर मुझे ये सारे प्रूफ मिले। अब तुम ही अपनी आँखों से देख लो, बल्कि मैं तो रात भर नहीं सोया, कब तुम्हें बताऊं। दिनेश की बातें सुन राहुल अपने दोनों हाथ से अपने माथे को पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद करके वह इतना परेशान हो गया कि मानो वह क्या ही कहे। राहुल को परेशान देख दिनेश आगे बोला, राहुल, अगर तुमने अभी एक्शन नहीं लिया तो आगे चलकर तुम्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तुम्हारी बहन कोई छोटी मोटी क्रिमिनल नहीं, बल्कि बहुत बड़ा क्राइम कर सकती है और कर रही है। उसने अपनी सारी डिटेल्स इतना सीक्रेट रखी थी कि पता लगाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। पर कहते हैं ना, हर मुजरिम कहीं ना कहीं अपनी एक प्रूफ छोड़ ही देता है, तो वैसे ही उसके साथ भी हुआ है। दिनेश की बातें सुन राहुल और भी परेशान हो रहा था। उसे अंदर ही अंदर एक घुटन महसूस होने लगा। उसे उम्मीद नहीं था कि उसकी बहन ऐसे भी काम कर रही है। वह तो उसे छोटी और मासूम समझता था, पर वह इतनी बड़ी नागिन निकली, वह सोच नहीं सकता था। दिनेश ने अपना लैपटॉप ऑन किया और एक एक चीज़ उसे दिखाने लगा, जो देख देख कर राहुल की आंखों में पानी आ गया कि उसकी भोली शरीफ बहन कितने बड़े कांड कर रही है। राहुल सच में आज रो दिया। काश उसके माँ बाप होते तो आज वह उन्हें भी बताता। वह अपने आप को कोसने लगा कि शायद वह अच्छा भाई नहीं बन पाया। उसने उसे वह प्यार नहीं दिया, इसलिए वह इतनी बिगड़ गई। वह अंदर ही अंदर टूट रहा था। वह अपना दर्द किसे बताए, युग को या अपनी पत्नी को, क्योंकि उसकी बहन तो उन लोगों की ही साथ चीट कर रही थी। उसे अब शर्मिंदगी महसूस होने लगा कि वह किस मुंह से युग से बात करेगा कि उसकी बहन उसके बच्चे को मारना चाहती है। इतने दिन से साजिश कर रही थी, उसकी बीवी को मारना चाहती थी।
2 घंटे बाद दिनेश 2 घंटे तक बैठा था और इस बारे में बहुत कुछ बातें उन दोनों के बीच में हुआ। राहुल के पास कुछ बचा ही नहीं था कि वह क्या बोले। जाके अपनी बहन को डांट लगाए या युग को जाकर सब कुछ सच सच बता दे। दिनेश राहुल से बोला कि अपनी बहन से पहले बात करो और युग को मत बताना, वरना वह तुम्हारी बहन पर गुस्सा भी करेगा और तुम उसकी नज़रों में गिर जाओगे। दिनेश अपनी तरफ से अपना पॉइंट रख रहा था तो वहीं राहुल बहुत कुछ सोचने लगा और सोचने के बाद उसने डिसीजन लिया वह युग को सब कुछ बताएगा ताकि कल को उसे किसी और से पता चले तो उसे यह ना लगे कि राहुल को पता था और उसने बताया नहीं। वैसे भी वह मेरा दोस्त और भाई सब है, उसे बताने में मुझे कोई झिझक नहीं होगा। अगर मेरी बहन ने गलती किया है तो उसकी सज़ा तो उसे मिलकर ही रहेगा। बहुत सोचने के बाद राहुल ने अपना मोबाइल लिया और युग को कॉल करके अपने ऑफिस बुला लिया। अब सुबह के 11 बज रहे थे और युग अभी अभी अपने ऑफिस आया था। वह काम करना स्टार्ट ही किया था कि राहुल ने अपने ऑफिस बुलाया। यह देख युग तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया और कैबिन से बाहर निकला, पर राहुल उसे ऑफिस आने के लिए कहा। अब तो युग भी परेशान हो गया था कि ऐसी क्या बात है जो राहुल ने उसे अर्जेंट उसे बुलाया है। उसे भी टेंशन आने लगा कि कहीं यह मोबाइल के चक्कर में कुछ सही प्रूफ तो नहीं हो गया। उसके भी मन में तरह तरह के ख्याल आ ही रहे थे। युग भी जल्दी से राहुल के ऑफिस पहुंचा और जब उसके कैबिन में आया तो देखा राहुल के चेहरे पे 12 बजे थे। वह तुरंत उसके पास जाकर बैठा और सामने दिनेश को भी बैठे देखा। वह उसे तो पहले ही देख चुका था और सीरियस होकर बोला, बात क्या है, तुम दोनों यहीं बैठे हो और राहुल तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है। राहुल तुरंत अपना राइट हैंड से अपने सिर के बाल को पीछे की ओर ढकेलते हुए कहा, इस लैपटॉप में सब कुछ है, तुम अपनी आंखों से देख लो। राहुल का इतना कहना कि युग अपनी आंखें सिकुड़ा लिया, मानो वह समझने की कोशिश कर रहा था कि इस लैपटॉप में क्या है और ऐसा राहुल को क्या पता चल गया जो वह इतना परेशान हो गया। युग ने दिनेश की तरफ देखा तो दिनेश ने तुरंत लैपटॉप स्क्रीन युग की तरफ किया और उसे दिखाने लगा। दिनेश को फिर से आधा घंटा गया युग को सब कुछ बताने में और उसने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ बता दिया। जो सुनकर देखकर युग का भी वही रिएक्शन था जो कुछ देर पहले राहुल का था, क्योंकि युग को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि मोनिका उसके ही घर में रहकर इतना बड़ा कदम उठाई थी और किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। और तो और वह मन्नत को काफ़ी टाइम मारने का प्लान भी बना ली, वह भी युवराज से मिलकर, और अब उसके बच्चे को मारना चाहती है। अगर मोनिका राहुल की बहन न होती तो वह तुरंत उसे जान से ख़त्म कर देता, पर वह राहुल की बहन के होने के नाते अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला। पर उसका चेहरा देखकर ही समझ में आ रहा था कि वह अंदर ही अंदर अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है और यह बात राहुल भी उसकी तरफ देखकर समझ गया। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़।